नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूपी दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बूथ अध्यक्षों को किया संबोधित। कार्यक्रम में सीएम योगी भी रहे मौजूद, विपक्ष पर साधा निशाना। पंजाब के मोगा में गरजे सीएम केजरीवाल, विपक्ष पर बोला हमला। कहा पंजाब में घूम रहा है एक नकली केजरीवाल, बचकर रहना। 23 नवंबर को ग्रेटर नोएडा आएंगे सीएम योगी, जेवर एयरपोर्ट की तैयारियों का लेंगे जायजा, अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। क्रूज ड्रग्स केस में नया मोड़, आर्यन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है एनसीबी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा ड्रग्स केस में कोई सबूत नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी की ओर से आयोजित क्षेत्रीय बूथ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सोमवार को गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि गोरखपुर का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन किसी वर्ग विशेष का नहीं है, किसी जाति विशेष का नहीं है। ये सम्मेलन समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला भाजपा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। केंद्र से पीएम मोदी ने पूरा आशीर्वाद उत्तर प्रदेश पर रखा है और सीएम योगी ने विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उत्तर प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। साथ ही आपको बता दें, इस दौरान क्षेत्रीय बूथ सम्मेलन में सीएम योगी भी पहुंचे। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां बैठे हुए बूथ के अध्यक्ष ये फक्र के साथ और गौरव के साथ कह सकते हैं कि कल को वो भी प्रदेश के अध्यक्ष बन सकते हैं और स्वतंत्र देव जहां बैठे हैं, जो उन्होंने काम किया है, उनके साथ मिलकर के आगे काम कर सकते हैं। आप गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर एक बूथ का अध्यक्ष भी आने वाले समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर सकता है। मित्रों, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के चलते हैं और वह वंशवाद को लेकर के चलते हैं। हमारे यहां राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण है, उनके यहां वंश के आगे कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वह वंश के लिए है। हम लोग सबका साथ इस बात को लेकर के चलते हैं, वह सिर्फ वोट बैंक का साथ लेकर के राजनीति करते हैं। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मोगा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेगा रैली की। केजरीवाल ने रैली में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो हर महिला को 1000 रुपए दिए जाएंगे। कहते हैं पैसे में बड़ी ताकत होती है। अगर जेब में पैसा हो तो फिर आदमी कुछ भी खरीद सकता है, कहीं भी जा सकता है, आदमी को आजादी मिल जाती है। पैसा बड़ी ताकत देता है। तो आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी। पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। सबके, अगर एक परिवार में एक बेटी है, एक बहू है, एक सास है, तो तीनों के अकाउंट में 1000 रुपए आएंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 23 नवंबर को ग्रेटर नोएडा आने वाले हैं। इस दौरान सीएम योगी जेवर एयरपोर्ट शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम हेलीकॉप्टर से गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी उतरेंगे और फिर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसी के साथ और एयरपोर्ट की साइट का निरीक्षण भी किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर गौतम बुद्ध नगर आकर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम को देखते हुए रूट तैयार किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा राज्य सरकार के मंत्री समेत कई नेता शिरकत करेंगे। 29 नवंबर से संसद में शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। इससे संसद सत्र से पहले 28 नवंबर रविवार को सर्वदलीय बैठक आयोजित होगी। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना है।
साथ ही आपको बता दें, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 20 नवंबर को ये जानकारी दी कि 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा और 23 दिसंबर को खत्म होने की संभावना है। ओम बिरला ने इसके बारे में कहा था कि मुझे उम्मीद है कि सदन सुचारू रूप से चलेगा और सभी मुद्दों पर चर्चा भी होगी। किसान नेता राकेश टिकैत के आह्वान पर हजारों की संख्या में किसान इको गार्डन धरना स्थल पहुंचे। आपको बता दें कि इस दौरान किसानों ने कहा कि जब तक पार्लियामेंट में कानून रद्द नहीं होता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। किसान आंदोलन में मारे गए सभी किसानों के परिजनों को मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। बहराइच में सोमवार को सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 82वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सपा जिला अध्यक्ष यादव के नेतृत्व में माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और नेताजी की दीर्घायु के लिए दुआ भी मांगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष नंदेश्वर नंद यादव के नेतृत्व में बहराइच जिला अस्पताल पहुंचकर ब्लड डोनेट किया गया, जिसके बाद पार्टी कार्यालय पर एक गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हम समाजवादियों के आदर्श हैं, हम सबके नेता हैं और इस हिंदुस्तान के नेता के रूप में सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक ताकतों को ध्वस्त करके एक संवैधानिक राज्य की स्थापना के लिए पिछड़ों, दलितों, मजलूमों, अल्पसंख्यकों के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने 81 बसंत पूरे कर लिए हैं। जीवन के 82वां उनका जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं यहाँ पर अत्यंत सादगीपूर्ण, और इसमें हम सिर्फ नेताजी को सारे समाजवादी एकजुट होकर के 22 में समाजवादियों की सरकार लाने के लिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को बनाने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। यहाँ पर हमारे समाजवादी लोहिया के साथियों ने रक्तदान किया है, हम लोगों ने गरीबों में फल वितरित किया है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब जगह जा करके नेताजी के दीर्घायु होने की कामना की है। समाजवादी पार्टी संस्थापक संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर समाजवादी पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा द्वारा अनोखी पहल करते हुए कहा कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है, गरीब व्यक्ति का जीवन निर्वाह करना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में गरीब लोगों के लिए हम समाजवादी पार्टी से जुड़े होने के नाते अपने संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर फलों के साथ टमाटर व प्याज भी वितरित किया गया और नेत्रहीन विद्यालय में नेत्रहीन विद्यार्थियों को उपहार भी वितरित किए गए। नेत्रहीन विद्यार्थियों ने मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर खुशियां मनाई, गीत गाकर मुलायम सिंह को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पूर्व महानगर अध्यक्ष फैसल सलमानी ने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई की मार झेल रही है, ऐसे में पार्षद टिंकू अरोड़ा की ये पहल सराहनीय है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान परमबीर सिंह के वकील ने कोर्ट में कहा कि मुंबई में उनको जान का खतरा है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ रहे। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये हैरान करने वाली बात है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर को मुंबई आने और रहने में डर लगता है। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में संरक्षण देने वाली याचिका दायर की है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि जब तक परमबीर सिंह ये नहीं बताते कि वो कहां हैं, तब तक संरक्षण नहीं दिया जा सकता। क्रूज ड्रग्स केस में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एनसीबी आर्यन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रही है। एनसीबी अधिकारियों ने बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट के जमानत आदेश की जांच के बाद कानूनी राय ली जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि आर्यन को ड्रग्स मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से बेल मिली थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि आर्यन खान के खिलाफ ड्रग्स को लेकर कोई सबूत नहीं मिला है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा एक ही क्रूज में यात्रा कर रहे थे, ये अपने आप में उन पर साजिश रचने के आरोप का आधार नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 165 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में सक्रिय मामले उछलकर 1701 पर पहुंच गए हैं। जम्मू में 23 और कश्मीर में 142 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि 160 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। जिला स्तर पर बात करें तो जम्मू जिले के 14, राजौरी में 1, डोडा में 2, पुंछ में 1
और रियासी में 5 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, ज्यादातर लोग बेपरवाह घूम रहे हैं। लोग मास्क को फैशन के तौर पर गले में लटका कर रखते हैं। आने जाने वाले लोगों को जबरदस्ती बुलाकर टेस्ट किए जाते हैं। कई लोग बिल्कुल सहयोग नहीं करते हैं। इस वजह से प्रोटोकॉल बिगड़ रहा है। सरकार की लोगों से अपील है कि जब तक कोरोना संक्रमण पूरी तरह खत्म नहीं होता, तब तक मास्क पहने और टेस्ट करवाएं। गुजरात के राज्य में सोमवार से कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए सभी स्कूल खोल दिए गए हैं। बाल मंदिर में आंगनवाड़ी के बच्चों का स्कूल खोलने का निर्णय भी जल्द लिया जा सकता है। आपको बता दें, गुजरात के शिक्षा मंत्री जेतुभाई वाघाणी ने सूरत रविवार को ही इसकी घोषणा कर दी थी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि कोरोना के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन तथा अभिभावकों की लिखित अनुमति से ही कक्षा 1 से 5वीं के छात्र छात्राओं को स्कूल में पढ़ाया जाएगा। बाल मंदिर तथा आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए भी सरकार स्कूल खोलने का निर्णय जल्द ले सकती है। आज से शुरू हुए स्कूल के पहले दिन छात्र बहुत कम मौजूद दिखे, लेकिन कई स्कूलों में एक भी छात्र दिखाई नहीं दिए। सप्ताह का पहला दिन सोमवार शेयर बाजार के लिए अच्छा नहीं रहा। शुरुआत से ही बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स और एनएसई का निफ्टी लाल निशान कारोबार करता रहा। बीएसई का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 1170 अंक टूटकर बंद हो गया, जबकि एनएसई का निफ्टी 338 अंकों से फिसलकर बंद हुआ। आपको बता दें कि सेंसेक्स सोमवार को 848.16 अंक था। 0.48% की गिरावट के साथ 69,348.95 के स्तर पर खुला था। वहीं इसमें कारोबार के अंत तक गिरावट जारी रही। साथ ही आपको बता दें कि दिन भर के कारोबार के दौरान ये 1,333.38 अंकों या 2.24% तक कम होकर 58,302.13 के स्तर तक पहुंच गया। वहीं कारोबार के अंत में सेंसेक्स थोड़ा संभला और 1,170 अंक गिरकर 38,495.39 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी खराब स्थिति में पहुंच गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर अब कम हुआ है। प्रदूषण का स्तर कम होने के बाद दिल्ली की सरकार ने भी इसे लेकर लगाई गई सख्त पाबंदियों से ढील देने का ऐलान कर दिया है। सोमवार को प्रदूषण को लेकर अपने आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक के बाद दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटाने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी कर्मचारी 26 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम करेंगे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली में ट्रक की एंट्री पर फैसला 26 नवंबर को लिया जाएगा। 26 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। 24 नवंबर को वर्क फ्रॉम होम और स्कूल खोलने या बंद रखने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में इंडियन डेवलपमेंट फॉर विमेन केयर सोसाइटी ने प्रदूषण को लेकर पर्यावरण जागरूकता रैली का आयोजन किया, जिसमें छोटे बच्चों ने हिस्सा लिया। संस्था ने बताया कि पिछले 1.5 साल से जिस तरीके से लोग कोरोना की बीमारी से जूझ रहे हैं, उसके बाद डेंगू का आतंक और दिल्ली में प्रदूषण की मार, इन सभी मुद्दों को लेकर IDSG सोसाइटी ने अपने सदस्यों के साथ मिलकर पूर्वी दिल्ली के मंडावली में रैली की और पर्चे बांटकर लोगों से अपील की कि वो कोरोना के नियमों का पालन करें और अपने घर के आसपास डेंगू से बचने के लिए मच्छर को पनपने ना दे और हो सके तो घर में ही रहे, क्योंकि प्रदूषण का लेवल अभी काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी अपील की कि छोटे बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें। इस मौके पर संस्था की तरफ से संस्था के सदस्य देव नारायण दास, सुनीता, रेणु सिंह, उर्मिला, ध्रुव, आशीष मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि रैली के बाद छोटे बच्चों की संस्था की तरफ से रिफ्रेशमेंट भी दी गई। कर्नाटक में भारी बारिश से जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। बारिश के बाद कई जगहों पर सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है। राज्य में बारिश के चलते अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 5 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। वहीं राज्य सरकार ने कहा कि बारिश की वजह से 665 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 8,439 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 119 मवेशियों के बह जाने से काफी नुकसान हुआ है। राजधानी दिल्ली अभी किसानों के आंदोलन से मुक्त भी नहीं हुई और अब साधु संतों ने सरकार को राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। रविवार को देश के कई हिस्सों से साधु संत दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी मंदिर में इकट्ठा हुए और मठ मंदिर मुक्ति आंदोलन की शुरुआत की। संतों ने कहा कि हम केंद्र और राज्य सरकारों को शांति से मनाएंगे, अगर नहीं माने तो शस्त्र भी उठाएंगे। मंच से कई अखाड़ों, आश्रमों और मठों के साधु संतों ने आक्रामक तेवर दिखाए। इस दौरान किसान आंदोलन का भी जिक्र हुआ।
बहराइच में सेवा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था लायंस क्लब अभिनव और शैल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद के संयुक्त तत्वाधान में चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। इस चिकित्सा कैंप में विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा घुटने, थापा या जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए मरीजों को निःशुल्क सलाह दी जाएगी। इस कैंप को लीड कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि ये कैंप उन मरीजों को उचित सलाह देने के लिए लगाया गया जो अपनी ऐसी बीमारियों की वजह से चलने फिरने में असक्षम हैं। यहाँ पर उनकी जांच कर उन्हें आगे क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए उसकी उचित जानकारी भी दी जा रही है। ये कैंप अहमदाबाद के शैल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा लगाया गया है और स्थानीय रूप से हम इसका सहयोग कर रहे हैं। मैं अपने होम क्लब से लायंस क्लब बहराइच अभिनव की तरफ से मैं इसकी व्यवस्थापन की इसके प्रबंधन की व्यवस्था में लगा हूँ। किन चीज़ों का इलाज यहाँ पर किया? ये स्पेशलिटी है इसकी जोड़ों के दर्दों में और घुटने के दर्दों के लिए और जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए भी या घुटने के ऑपरेशन के लिए भी ये विशेष रूप से पूरी दुनिया में विख्यात है। हम लोग शैल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद की टीम से आते हैं। शैल्बी हॉस्पिटल पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी, जिसको टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बोला जाता है, उस सर्जरी में मास्टरी है। जो हम रेगुलरली वो सर्जरी वॉल्यूम में, हाई वॉल्यूम में सर्जरी करते हैं और एज अ ट्रेडिशन हम लोग काफ़ी सिटीज़ में मरीजों को देखने जाते हैं। जैसे कि बहराइच है, बहराइच में हम लोग इधर जो कैंप लगाया है वो यहाँ से पेशेंट लखनऊ तक दिखाने आ सकते हैं। लखनऊ में हमारी हर वीकली ओपीडी चलती है, कानपुर में हमारी वीकली ओपीडी चलती है। तो बहराइच में आज जो ये कैंप लगाया गया है उसमें कोई भी मरीजों को जिनको घुटना या थापा या शोल्डर बदलने की, जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी की ज़रूरत हो तो उनका हम जांच कर रहे हैं, उसके एक्सरे हो रहे हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। मेरठ के सुभाष चौक के निकट श्रवण तेल वालों की दुकान में लगी भीषण आग ने विकराल रूप ले लिया। इस विकराल रूप धारण करने पर 2 दुकानें भी चपेट में आ गई। जैसे ही आग की सूचना मिली वैसे ही मौके पर दमकल की 4 गाड़ियों ने आग को काबू में ले लिया। भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे मंत्री दिनेश खाटिक। हमीरपुर जिले की पुलिस ने 2 अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्रियों में छापा मारकर अवैध तमंचे समेत भारी तादाद में अदबने असले और हथियार बनाने का सामान बरामद कर लिया है। 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। एक भागने में कामयाब रहा है। यह असला फैक्ट्री कई दिनों से चल रही थी। बरामद असलों का आने वाले विधानसभा चुनाव में आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल करने का इरादा था। मौदहा कोतवाली के अंतर्गत करहिया गांव का निवासी नत्थू प्रजापत, जो वर्ष 2017 में भी अवैध शस्त्र फैक्ट्री में गिरफ्तार हुआ था, उसके पास से 6 असलहे बरामद हुए थे। सूचना मिली कि फिर उसके द्वारा अवैध शस्त्र बनाए जा रहे हैं और अपराधियों को सप्लाई किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर मौदहा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलित करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 10 बने हुए 315 और 312 बोर के तमंचे बरामद हुए। इसके अलावा अर्धनिर्मित तमंचे बरामद हुए और भारी उपकरण बरामद हुआ जो जिससे ये शस्त्र को बनाता था। जनपद के मैनपुरी से जहां थाना क्षेत्र कोतवाली के रमईहार निवासी दिनेश कश्यप को खेत काटते समय एक अज्ञात शव गली हुई हालत में दिखाई दिया, जिसके संबंध में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। काफी छानबीन के बाद पता चला कि थाना कोतवाली क्षेत्र में गांव नगला पंजाबा के दुर्विजय पुत्र रामसरन का शव है, जो कि काफी समय से ही लापता था। साथ ही शव के पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण सर में चोट लगने का बताया जा रहा है। डेड बॉडी सड़ी गली हालत में एक खेत में मिली थी कोतवाली क्षेत्र में। तो कुछ समय तक तो इसके बारे में जानकारी नहीं हो पा रही थी किसका डेड बॉडी है। बाद में धीरे धीरे इसकी शिनाख्त कराई गई। तो ये दुर्विजय रामसरन, ये नगला पंजाबा गांव का रहने वाला था। इसके बारे में शिनाख्त हुई और इसके बाद से तभी से ये घटना जो है बनाम अज्ञात करके 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसके सर में चोटें थी। तो तभी से हम लोग इसके कॉल डिटेल्स निकाले, सर्विलांस की टीम और सारी पूरी टीम हमारी लगी हुई थी इसमें। और फिर बाद में ये जानकारी में आया कि इसका सगा भाई, जो कि कहीं न कहीं से दुर्गेश नाम का है,
वो इसके साथ प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर के इसने जो है इसके ऊपर हमला बोला था। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़।